नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। आज हम लोग बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में एक बिंदु को लेकर, जो है अधिगम की प्रकृति को लेकर हम बात करेंगे। नेचर क्या है लर्निंग का। देखिए, लर्निंग मतलब अधिगम का मतलब हुआ सीखना, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा अधिगम के अर्थ को बहुत सीमित करके समझते हैं। हम अधिगम का मतलब समझते हैं कि हमने कोई भी चीज सीख ली, लेकिन यदि हम अधिगम के वास्तविक अर्थ को देखेंगे तो अधिगम का वास्तविक अर्थ होता है जो चीजें हमने सीखी उनसे व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, व्यवहार में बदलाव देखने को मिलना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? तो इसी के अनुसार हम व्यवहार में जब बात करेंगे कि व्यवहार में परिवर्तन को लेकर या व्यवहार में बदलाव को लेकर, तो इसी के साथ हम पढ़ते हैं कि अधिगम की प्रकृति क्या है, नेचर क्या होता है लर्निंग का। देखिए, एक तो ये ध्यान रखना है आपको कि अधिगम एक प्रक्रिया है, मतलब अधिगम एक प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। अधिगम स्वयं में एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। जैसे आप देखिए, व्यवहारिक होकर थोड़ा समझेंगे कि एक बालक जन्म के साथ ही सीखने की प्रक्रिया उसकी आरंभ हो जाती है। उसका लर्निंग प्रोसेस बालक के जन्म लेने के साथ ही शुरू हो जाता है और फिर जीवन पर्यंत व्यक्ति के सीखने की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। बात समझ पाए? यानी कि यह भी कह सकते हैं कि अधिगम एक सतत और सार्वभौमिक प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस एंड यूनिवर्सल प्रोसेस है। यह हमेशा चलता है, सभी में चलता है, केवल मनुष्यों की नहीं, बाकी जीव जंतुओं को भी यदि आप ले लेंगे तो अधिगम की प्रक्रिया वहां भी है, वो भी सीखते हैं। उनके भी सीखने से उनके भी व्यवहार में परिवर्तन आता है। बात समझ पा रहे हैं? जैसे आप समझिए, एक छोटा सा बालक है, यदि वो आग के पास में जाता है या हाथ लगाता है या वो माचिस जलाने का प्रयास करता है, तो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए उसके हाथ को आग लगी, थोड़ा बहुत जल गया वो, तो उसको ये पता रहेगा कि अगली बार मुझे सावधानी बरतनी होगी। ये क्या होगा, उसने सीखा। उसको सीखने के साथ उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आया। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा बालक है, वो किसी, हमने मान लीजिए कि एक कप में चाय रखी है, तो कप गर्म हो जाएगा, स्वाभाविक है। तो यदि बालक उस कप को हाथ लगा देता है तो उसको हाथ में जलन होगी, जलेगा उसका हाथ। अब वो उससे क्या सीख लेगा? उससे वो सीख लेगा यानी कि ये गर्म चीज है तो मुझे इसको सीधे हाथ नहीं लगाना है। बात समझ पा रहे? यानी कि अगली बार क्या होगा, उसके व्यवहार में वो परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। यही होता है अधिगम का वास्तविक अर्थ। अधिगम का वास्तविक अर्थ हुआ कि उससे सीख कर वो व्यवहार में फिर परिवर्तन दिखने चाहिए, व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। बिंदु स्पष्ट है? तो जैसा हमने कहा कि सीखने में हम मानव जीवन की जैसे बात करें तो जन्म से लेकर वो मृत्यु पर्यंत तक अपने पूरे जीवन भर कुछ ना कुछ चीजें सीखता रहता है। बात समझ पा रहे हैं? इसी को जब हम आगे भी पढ़ रहे होंगे, शिक्षा के अर्थ के साथ भी बात करेंगे, तब हम वहां यह समझ रहे होंगे कि एक व्यक्ति जीवन भर विद्यार्थी भी रहता है और जीवन भर वो शिक्षक भी, यानी कि एक पल में वो विद्यार्थी है, अगले पल में वो शिक्षण हो सकता है। जब हम शिक्षा के व्यापक अर्थ में बात समझते हैं तब। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? तो मनुष्य यानी कि हमने कहा मानव अपने जीवन में जन्म से लेकर अपनी मृत्यु तक वो सभी अनुभव से कुछ ना कुछ सीखता रहता है, प्रशिक्षणों से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो जब अधिगम की बात आती है तो अधिगम में मानव के उसके जीवन में हुए अनुभव और जो प्रशिक्षण है वो सभी शामिल होते हैं, उनका समावेशन होता है। इन सभी के समावेशन से क्या होता है कि मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। बात समझ पा रहे हैं? यह बिंदु आपको एकदम ध्यान रखना है कि अधिगम कह दीजिए या कहिए सीखना, यह ध्यान रखना है आपको कि अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया का परिणाम नहीं, प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है। क्या होता है अधिगम से, क्या होता है सीखने से, क्या होता है? दो शब्द को समझना है, ये आगे तक निरंतर आपके सामने आते रहेंगे जब जब हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में अधिगम को लेकर बिंदु पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिंदु है अधिगम। तो ये हम निरंतर इन दोनों शब्दों को हम सुन रहे होंगे, लगातार बात करेंगे, जिसमें एक है अनुकूलन। ये ध्यान रखेंगे आप, अनुकूलन,
और दूसरा शब्द है समायोजन का। दूसरा शब्द है समायोजन। यानी कि अधिगम से क्या होता है कि मानव को अनुकूलन और समायोजन करने में सहायता मिलती है। यानी कि हम देखेंगे अधिगम के द्वारा एक तो अडेप्टेशन वाली जो चीज है, चीजों को अडेप्ट करने वाली जो बात होती है, दूसरा एडजस्टमेंट वाली जो चीजें होती हैं। तो यदि कहा जाए कि भाई जब ये हम पूरे व्यवहार में परिवर्तन देख रहे हैं एक मानव के अधिगम के द्वारा ही, उसकी ये सीखने की प्रक्रिया के द्वारा ही उसके व्यवहार में परिवर्तन लक्षित होते हैं, परिवर्तन दिखाई देते हैं, तो उनके माध्यम से क्या होता है कि जब वो कार्य करता है तो जो उसके अनुभव हैं वो अपने अनुभवों से भी सीखता है। क्योंकि आपने ये एकदम अक्सर सुना होगा कि इंसान गलतियों से सीखता है, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक कि कोई रास्ते से गुजरा, उस रास्ते में उसको ठोकर लगी, तो अगली बार क्या होगा, वो वहां से सावधानी पूर्वक चलेगा। कोई सीढ़ियां उतर रहा है, जल्दी से उतर रहा है, तेजी में उतर रहा है, गति में है, सीढ़ियों से उतरते समय वो गिर गया, उसको चोट लग गई, तो अगली बार क्या होगा कि वो ध्यान से सीढ़ियां उतरेगा। कोई मान लीजिए कि मोटर बाइक चला रहा है और बारिश का समय है, वो तेज स्पीड से चल रहा है, तो वो फिसल कर गिर सकता है, तो अगली बार क्या रहेगा, वो अपने इस अनुभव से, अपनी इस गलती से सीख लेगा कि बारिश के मौसम में जब फिसलन हो सकती है तो वहां तेज नहीं चलानी है बाइक। अंतर समझ पा रहे हैं? तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें दोनों बातें, अनुकूलन और समायोजन करने के कार्य में ही उसके अधिगम से, मनुष्य के अधिगम से उसको सहायता मिलती है। बिंदु स्पष्ट है? इन दोनों शब्दों पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि ये कई बार आपके सामने आ रहे होंगे। ये बिंदु ध्यान रखना है कि अधिगम एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। वो जैसे ही हमने कहा कि अधिगम एक प्रक्रिया है, तो ये सतत चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। हम निरंतर कुछ ना कुछ सीखते हैं और निरंतर उससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आते रहते हैं। बात समझ पाए? यानी कि यदि हम यह कह दें कि अधिगम के द्वारा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, तो बात सही है। अब समझ पा रहे होंगे? यदि हम ये कह दें कि अधिगम के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने की भूमिका निभाई जाती है, तो बात एकदम सही है। हाँ कि ना? बात समझ पा रहे हैं आप आसानी से? तो ये ध्यान रखना है आपको कि व्यवहार में परिवर्तन वाली बात, तो अधिगम को केवल सीखने तक सीमित ना रख के, सीखने से जो व्यवहार में भी परिवर्तन दिखाई देते हैं, तब हम कहते हैं वास्तविक अधिगम हुआ है। बिंदु स्पष्ट हो गया यहां तक का? एक बिंदु हम यह भी कह सकते हैं, जब हम कह रहे हैं निरंतर कि व्यवहार में परिवर्तन वाली बात, तो व्यवहार में परिवर्तन या अधिगम, सीखने की प्रक्रिया, क्या हमेशा अच्छी चीजें ही सीखते हैं? क्या यह परिवर्तन हमेशा सकारात्मक होता है? आप स्वयं विचार कर सकते हैं। क्या यह परिवर्तन अधिगम के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन है, क्या यह हमेशा सकारात्मक होता है? तो ऐसा नहीं है, ये नकारात्मक भी हो सकता है। यानी कि अधिगम, ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से जो व्यवहार में परिवर्तन हम बात करते हैं, वो सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। क्योंकि हम अच्छी आदतें भी सीख सकते हैं और बुरी आदतें भी सीख सकते हैं। यानी कि मानव अच्छी आदत और बुरी आदत, इन दोनों का अर्जन कर सकता है। बात समझ पा रहे हैं? तो ऐसा हो सकता है, ये ध्यान रखना है कि वो परिवर्तन जो होंगे व्यवहार में, वो सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। परिवर्तन कैसे हो सकते हैं? हम कहें सकारात्मक, और दूसरा हम कह सकते हैं नकारात्मक। नकारात्मक भी हो सकते हैं। यानी कि जब हम ये कह दें कि व्यक्ति, यदि सकारात्मक परिवर्तन की बात आएगी, तो हम ये कह सकते हैं कि वो शीर्ष पर जा सकता है। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन के द्वारा वो शीर्ष स्थान पर ले जा सकता है। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि गर्त में भी जा सकता है, यह भी तो संभव है। जिस प्रकार हम सकारात्मक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार परिवर्तन नकारात्मक भी हो सकते हैं। जब सकारात्मक परिवर्तन हम देखेंगे तो वो व्यक्तित्व को शीर्ष स्तर पर ले जाएगा। यदि हम नकारात्मक परिवर्तन देखेंगे तो वो व्यक्तित्व को गर्त में ले जाएगा। तो किसी भी रास्ते पर जा सकता है। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि परिवर्तन, व्यवहार में जो परिवर्तन है, वो सकारात्मक भी हो सकते हैं और वो नकारात्मक भी हो सकते हैं। अब यहां एक बिंदु आपको और ध्यान रखना है।
कि जो ये व्यवहार में परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, ये जो हम इन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, तो इसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये तीनों में हम ये कहें, तीनों पक्षों को लेकर आपको समझना है। आगे हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे इनके बारे में। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। कॉग्निटिव के इस हिसाब से भी चीजें देखनी है कि हमने जब यह कहा कि व्यवहार के सभी क्षेत्रों में अधिगम के द्वारा आवश्यक परिवर्तन लाए जा सकते हैं, तो वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? जैसे हमने कहा ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, या हम कह दें क्रियात्मक क्षेत्र। बिंदु स्पष्ट है? यानी कि व्यवहार के सभी क्षेत्रों में इन तीनों को हम आगे और इनके उपवर्गीकरण करके देखते हैं, बहुत विस्तार से इसको समझेंगे, तीनों पक्षों को, कॉग्निटिव को भी, इमोशन को लेकर भी चीजें बहुत विस्तार से, और एक्शन को लेकर भी बहुत विस्तार से चीजें समझनी है हमें। तो जब हमने कह दिया कि व्यवहार के सभी क्षेत्रों में, अब सभी क्षेत्रों में सारे बिंदु शामिल हो जाएंगे, ज्ञानात्मक भी, भावात्मक भी और क्रियात्मक भी। बिंदु स्पष्ट है? एक इसमें एक बात आपको यह ध्यान रखनी है कि अधिगम एक, जैसे हमने कहा कि सतत प्रक्रिया है, यानी कि निरंतर चलती रहती है। दूसरी बात हमने कही सार्वभौमिक, ये ध्यान रखना है आपको कि अधिगम एक सार्वभौमिक और सतत प्रक्रिया है, यानी कि निरंतर चलती रहती है। अच्छा, अधिगम में एक बिंदु यहां ये ध्यान रखेंगे, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको कि जो हम व्यवहारगत परिवर्तन की बात कर रहे हैं, कई बार क्या होता है कि परिवर्तन के कारण अधिगम नहीं, कोई अन्य हो सकते हैं। बात समझ पाए? जैसे कौन से कारण हो सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए थकान की वजह से कोई परिवर्तन लक्षित हो रहा है, थकान की वजह से है। हम ये कह दें, थकान छोड़िए, हमने कहा बीमारी की वजह से है, बीमारी की वजह से, या हम कह दें परिपक्वन की वजह से, मैच्योरिटी की बात हम यहां विस्तार से पढ़ रहे होंगे। या और छोड़िए, हम इसमें यह भी कह सकते हैं कि मान लीजिए मादक पदार्थों के सेवन की वजह से, मादक पदार्थों के सेवन के परिणाम स्वरूप कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। क्या वो अधिगम होगा? क्या वो अधिगम होगा? वो अधिगम नहीं होगा। बात समझ पा रहे हैं? वो अधिगम नहीं होगा। एक बिंदु ये आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है, इस पर बहुत विस्तार से हम चर्चा करते हैं कक्षा कार्यक्रम के दौरान भी। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का कि यदि किसी थकान की वजह से या किसी बीमारी की वजह से या परिपक्वन के कारण, मैच्योरिटी के कारण, या हम कह दें किसी नशील मतलब कोई दवाई का सेवन किया है, उस वजह से कुछ परिणाम देखने को मिल रहे हैं, या कोई सी हम ये कह दें मादक पदार्थ का सेवन किया है, उसकी वजह से कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, तो वो अधिगम नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? अधिगम के साथ में आपको यह ध्यान रखना है कि एक तो प्रयोजन होता है, एक ध्यान रख लेंगे उद्देश्य, उद्देश्य यानी कि अधिगम प्रयोजन मूलक और उद्देश्य पूर्ण होता है। यदि आपके मन में ये विचार आएगा कि मान लीजिए कि अधिगम का कोई प्रयोजन ही ना हो, अधिगम का कोई उद्देश्य ही ना हो, तो एकदम उसको सिरे से खारिज करेंगे कि यदि कोई प्रयोजन या उद्देश्य नहीं है तो वहां अधिगम की कोई बात ही नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि अधिगम के बारे में इतना ध्यान रखेंगे इसके संदर्भ में कि अधिगम प्रयोजन मूलक और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। बात समझ पाए? हमारे हर सीखने के पीछे कि कोई ना कोई प्रयोजन होता है, कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। यदि कोई प्रयोजन या उद्देश्य नहीं है तो वहां अधिगम की बात ही नहीं होगी। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? तो अधिगम की प्रकृति को लेकर मुझे ऐसी अपेक्षा है कि आपको कुछ व्यवहारिक चीजें स्पष्ट हुई होंगी, कुछ नई चीजें आपको सीखने को जरूर मिली होंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे किसी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।